नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात होगी उन परिणामों की जो आए हैं चौंकाते हुए। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की उस जीत के लिए की जिसके लिए बीजेपी सालों से इंतजार कर रही थी। बात होगी असम की उस जीत की जो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी संजीवनी बनकर आई है। और बात होगी टीवीके के उस चमत्कारिक प्रदर्शन की जिसने पहली दफा चुनाव लड़ा और उसके आंधी में एआईडीएमके और डीएमके जैसे दिग्गज तमाम लोग उड़ गए। तमाम ऐसे बहुत सारे दिलचस्प तथ्य और ऐसे बहुत ही रोचक पहलू हैं इस चुनाव के जो आने वाली राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करने जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा देश की राजनीति पर इन 5 परिणामों का, और बीजेपी की रणनीति में क्या अंतर आएगा, बीजेपी में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। तो सबसे पहले आज आपको सवाल दिखाते हैं कि कौन से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 5 राज्यों में बीजेपी का दिखा दम, विपक्ष क्यों हो गया बेदम? सबसे बड़ा सवाल यही है। असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी की विजय, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के क्या मायने? ये मायने समझने बहुत जरूरी है। चुनाव नतीजों के बोल रहे परिणाम, नहीं चलेगा हिंदुत्व का अपमान, क्यों और कैसे, ये भी आपको बताएंगे। असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में खिला कमल, इस हार पर विपक्ष क्या बोलेगा? ये एक और राज्य को ले जाना, अपनी संख्या ताकत बढ़ा लेना, इस पर भी सवाल तो उठेंगे। तो भाई ये सवाल जो है, इन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक फुंदूलाल मार्को जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बात करेंगे। मार्को जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो आज आपको दिखा दें कि देखिए क्या क्या हुआ है। बंगाल विजय की शाह नीति जो थी वो चल गई है। यह वो रणनीति थी जिस पर काम किया गया। बीजेपी पहले चरण में बीजेपी के जो है पूरी तरह कंट्रोल है, और अमित शाह ने ये जो बीड़ा उठाया था, आपको याद होगा पिछला चुनाव भी पूरी दमखम के साथ लड़ा था, और इस बार और ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी उतरी थी। फुंदूलाल मार्के जी हमारे साथ जुड़ गए। फुंदूलाल मार्के जी, बहुत स्वागत करता हूं। मार्को जी, आपका सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगा मैं। ये जो नतीजे आए हैं, क्या कैसे आप इन्हें देखते हैं? स्वीकार करता है विपक्ष या नहीं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं दोबारा से रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। जरा ये ग्राफिक्स देखिए। ममता के महिला वोट बैंक में सेंधमारी हुई है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। ममता बनर्जी को बार बार कुर्सी पर पहुंचाने वाली महिलाएं रही थी। ममता के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बिल्कुल इसको आप नकार नहीं सकते। 15 साल तक कोई कितनी भी अच्छी सरकार हो, उसके खिलाफ असंतोष होता है। अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, मैंने अपने पहले डिबेट में भी बताया है कि कैसे बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति कर रखी थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आप देखिए कि किस तरह से सामने आई हैं, और अब इसको लेकर के बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आज पीएम मोदी पहुंचे थे दिल्ली में बीजेपी के कार्यालय में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया, और उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि टीएमसी और विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है, ये जोड़ने का नहीं बांटने का काम करते हैं। बहुत सारे आरोप उन्होंने इस पर लगाए थे, और अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी की जीत है, तो इससे बड़ी और कोई बात बीजेपी के लिए है नहीं। आखिरकार बीजेपी ने वो लम्हा, वो चीजें हासिल कर ली हैं जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। एक और नया राज्य बीजेपी के खाते में आ गया है, और अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहरा रहा है।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा जी जुड़ गए। मैं सीधे रुख करता हूं। केडी शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। आप मुझे सुन पा रहे हैं? केडी शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जो इतनी तस्वीरें आपको दी गई है, प्लीज सारी तस्वीरें चलाइए जरा ढंग से। चेहरा है जिसको लोग बहुत हल्के में ले रहे थे, और एक आध एग्जिट पोल को छोड़ दे तो तमाम ने कहा था कि टीवी के खाता तो खोल लेगी लेकिन सरकार बनाना दूर की कौड़ी है। लेकिन इस युवा नेता कहिए, अभिनेता कहिए, उसने साबित कर दिया कि जब जनता बदलाव के मूड में आती है तो बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो जनता की वोट की आंधी में उड़ जाते हैं। तमिलनाडु में टीवीके का जलवा चला है और जबरदस्त तरीके से चला है, और एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर वो आए हैं। और ये देखिए क्या तस्वीरें हैं, वहां पर आंखों में आंसू हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुकाम इतनी जल्दी हासिल कर लेगी टीवी की है। और असम में हेमंत का जादू फिर चला है। मामा के नाम से मशहूर हेमंता असम में इस कदर मशहूर हो चुके हैं कि अब शिवराज जी को मामा जो लोग कहते थे वो भी भूल गए हैं, और अब नए मामा बनकर हेमंता उभरे हैं। रोड शो में उनके डांस के और उनके मस्त मौला अंदाज के सभी दीवाने थे, और आज जब वो जीत के बाद मंच पर आए तो वो उसी अंदाज में थिरकते नजर आए। ये देखिए बीजेपी के रंगों वाले गुब्बारे उन्होंने छोड़े हवा में, और चश्मा और घड़ी देने के लिए तो वो बड़े जाने जाते हैं। उनके कई वीडियो वायरल हुए। किसी चाहने वाले ने उनसे कह दिया कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, तो 2 लाख की घड़ी उतार कर उसको दे दी। रास्ते में कोई बिटिया ने आवाज दे दी तो नीचे उतर करके बिटिया से मिलकर उसकी समस्या दूर कर दी। चुनावी कैंपेन में ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी, और आखिरकार झूमते नाचते गाते लेकिन बड़े योद्धा की तरह असम में हेमंता लड़े, और उसके बाद ये झंडा तो उन्हें फिर फहराना ही था बीजेपी का, और असम में एक बार फिर बीजेपी काबिज। और पश्चिम बंगाल में ममता आउट, बीजेपी इन। देखिए ममता बनर्जी जा रही हैं। ये कहां से जा रही हैं आप समझ नहीं रहे। ये जा रही हैं पश्चिम बंगाल की सत्ता से टाटा करते हुए, बाय बाय करते हुए। ममता बनर्जी चली गई सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे, और शुभेंदु अधिकारी जश्न मना रहे हैं। बीजेपी को वापस सत्ता में लाने का जश्न मनाया जा रहा है, और बीजेपी ने बहुत मेहनत की है। यहां पर उनके कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हुई हैं, उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, आप देख सकते हैं चुनावी हिंसा में। और पश्चिम बंगाल का जो रक्त चरित्र था वो क्या पूरी तरह थम जाएगा? क्या वहां पर साफ सुथरी राजनीति शुरू हो पाएगी, या अभी इसमें वक्त लगेगा? बहुत सारे सवाल जरूर हैं, पर पश्चिम बंगाल की यह जीत ऐतिहासिक है। और शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि यह हिंदुत्व की जीत है, सनातन का अपमान करने वालों की हार है। तो भगवा झंडा एक बार फिर से लहराया गया है। पुडुचेरी में बीजेपी फिर से आई है सत्ता में। लगातार पुडुचेरी में बीजेपी पर जनता भरोसा जताती रही है, और आखिरकार यहां पर फिर जीत करके पुडुचेरी में बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज हुई है। आपको बता दें AINRC के साथ यहां पर गठबंधन है, और पिछली दफे भी ये गठबंधन जीता था, और इस बार भी सत्ता में पुडुचेरी से वो आ गए। केरल की बात करेंगे तो केरल में भी देखिए, केरल में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी यहां पर राहत मिली है। और अगर वैसे देखा जाए तो बीजेपी अगर एक राज्य में जीती है तो वहां जो केरल है वहां पर भी हम देखते हैं कि कांग्रेस ने भी एक नया राज्य फतेह कर लिया, और ये उसके लिए बड़ी जीत है। बीजेपी की इस जीत में हमें केरल में जो बीजेपी को, कांग्रेस को जो जीत मिली है, माफ कीजिएगा, उससे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और उसे अंडरलाइन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंडरलाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक राज्य बीजेपी ने अगर कमाया और इतनी उसकी चर्चा एक्स्ट्रा जो है वो कमाया है, तो फिर कांग्रेस की भी इतनी चर्चा होनी चाहिए कि 102 सीटें अपने गठबंधन के साथ ला करके वो वहां पर सत्ता में काबिज होने जा रही है। तो केरल में UDF गठबंधन की जीत हुई है, जो कांग्रेस नीत गठबंधन है उसकी जीत हुई है। और हमारे साथ केडी शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
जी 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 के डी शर्मा जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं, क्या कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को? जी देखिए, इस नतीजे से एक मुख्य बात जो उभर के सामने आती है वो ये है कि भाजपा ने अपने आप को फिर एक बार सिद्ध किया है, स्थापित किया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उसकी असाधारण जीत हुई है, आप उसमें एक विशेष ये बात देखेंगे कि बाकी जो 2 राज्य उसके पहले से थे उन्हें उसने बचाने में या वापस लेने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा अन्य राज्यों में, केरल में भी उसने अपने जो है तो जगह थोड़ी सी बनाई है। पुडुचेरी और असम उसके पास पहले थे, जिसमें उसने फिर से अपने आप को स्थापित किया है, यानी जनता का विश्वास उसने जीतने में सफलता प्राप्त की है। अब अपन पश्चिम बंगाल आते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये जीत उसकी असाधारण इसलिए है, मुझे लगता है ये उम्मीद किसी को भी नहीं रही होगी। जिस तरह से नेक टू नेक फाइट थी, जिस तरह से सामने पक्ष था, ये बाहरी कहला रहे थे, मगर जो रणनीति इन्होंने बना के काम किया है उसकी रणनीतिक जीत भी है ये। इस वजह से भाजपा के लिए ये चुनाव बहुत अच्छा है, लेकिन केरल में सत्ता में आने से कांग्रेस भी लाभान्वित हुई है। उसने केरल में भी है, बाकी राज्यों में बहुत छुटपुट रहा है, असम जैसे राज्यों में उसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसने केरल में सत्ता हासिल करके अपने आप को यानी कुछ आगे तो बढ़ाया है कांग्रेस ने। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज और बताइए शर्मा जी, क्या बीजेपी की जीत, क्योंकि ये बड़ी बात है कि 2 अपने राज्यों को रिटेन करना और एक पश्चिम बंगाल जीतना, जिसकी लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे, पर केरल में बीजेपी जीती है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में ताकत बढ़ाना और अपने मनचाहे प्रस्तावों को पास करवा लेना, विधेयकों को पास करवा लेना, ये बीजेपी की रणनीति बहुत दिनों से रही है। पर दिक्कत यही होती है कि वो एक तरफ आगे बढ़ती है तो उधर विपक्ष भी एक खाने आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे में एक राज्य हालांकि और कम हो गया है, पर इधर केरल निकल गया है हाथ से। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इसका असर आने वाले समय में राज्यसभा के अंदर शक्ति प्रदर्शन के दौरान, विधेयकों को पास कराने के दौरान उस पर भी नजर आएगा? क्योंकि विधायकों की संख्या तो बढ़ा ली है बीजेपी ने। देखिए, विधायकों की तो बढ़ा ली है, राज्यसभा में उसको पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से लाभ होगा, पश्चिम बंगाल और असम में भी आइंदा भविष्य में उसे लाभ होगा। अभी केरल के भी जब राज्यसभा चुनाव आएंगे तो जाहिर है सभी राज्यों में इक्का दुक्का सीटों पर होते ही हैं। उस स्थिति में मुझे लगता है बीजेपी अपने आप को और मजबूत करने की स्थिति में आएगी। वैसे भी उसने अभी जो पिछले समय आप पार्टी में विघटन हुआ है उसका बहुत बड़ा लाभ बीजेपी को हुआ है। ठीक है, जहां तक अपन तमिलनाडु को देखते हैं, तमिलनाडु में भी अपन बीजेपी का लाभ, कांग्रेस का या बीजेपी का तो फायदा नहीं कह सकते। जो एक नई पार्टी उभरी है, निश्चित रूप से वो इन लोगों के लिए लाभदायक तो नहीं है। ठीक है, मगर वहाँ दक्षिण भारत में एक बार फिर वही सिद्ध हुआ है कि हमारे लिए जो अभिनेता हैं वो ही राजनेता हैं, वो चीज़ स्थापित हुई है फिर से। तो कांग्रेस का लाभ बहुत ज़्यादा अपन नहीं मान सकते। केरल में यानी जो सीटें हैं उसमें अभी राज्यसभा के चुनाव फिलहाल शायद प्रस्तावित अगर होंगे तो 1 या 2 सीट पर ही हैं, तो राज्यसभा में अभी कुछ ज़्यादा होने वाला है नहीं। और वहाँ भाजपा सामान्य स्थिति में, मतलब बेहतर स्थिति में आ चुकी है ऑलरेडी। 7-8 विधायक अपने साथ जोड़ के आप पार्टी के, राज्यसभा की राह का बड़ा चेहरा है, कठिन नहीं रही है। ठीक है, बीजेपी का बड़ा चेहरा उषा ठाकुर जी विधायक भी हैं और वरिष्ठ नेत्री हैं। बहुत स्वागत करता हूं उषा जी आपका। जी बहुत धन्यवाद देती हूं आपको। नमस्कार। नमस्कार उषा जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं जानता हूं आप पश्चिम बंगाल की जीत को बहुत महत्वपूर्ण समझेंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि आखिर कितना मुश्किल था वहां पर बीजेपी को पैर जमाना। सबसे पहले तो इस जीत की बधाई लीजिए और मुझे बताइए कि इस जीत को आप कैसे देख रही हैं। बहुत धन्यवाद देती हूं आपको। और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली मां दक्षिणेश्वर की काली जागी मतदाताओं के दिल दिमाग में स्थापित हुई, सनातन का परचम फहराया, वैचारिक अधिष्ठान ने हमारे साधना से सिद्धि को प्राप्त किया। अब बंगाल नई दिशा में हमारे राष्ट्रनायक मोदी के नेतृत्व में अपना स्वर्ण अक्षरों में इतिहास विकास की गति दर्ज कराएगा। असम भी आपने रिटेन कर लिया, पुडुचेरी तो आप लगातार जीतते जा रहे हैं। केरल में जरूर एक
उम्मीद थी कि आप लोग अच्छा ये करेंगे। सनातन केरल को का लेकर जो क्या कहेंगे? परचम फहरा रहा है जी, ये सनातन विरोधी जिनका संस्कृति से लेना देना ही नहीं, उन सब के लिए एक सबक है। देश का मतदाता अपनी जिम्मेदारी बहुत बेहतर तरीके से समझते हुए उसका सदुपयोग कर रहा है और राष्ट्रद्रोही ताकतों को सबक सिखा रहा है। एक और सवाल करूंगा कि महिला वोटर बहुत बड़ी निर्णायक फैक्टर थी इस पूरे चुनाव में, और कहा जाता था ममता दीदी को जिताने वाली महिलाएं ही थी। इस बार ऐसा क्या कर लिया आप लोगों ने कि वो जो फ्रीबीज की स्कीम चल रही थी, जिसको लेकर कहा जाता है वो ममता की जीत का एक बहुत बड़ा कारण होती थी, उससे इतर आकर के भी लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया, महिलाओं ने खासतौर से? उषा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? उषा जी तक लगता मेरी आवाज नहीं जा रही है। मार्को जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? केडी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। केडी शर्मा जी, महिलाओं का मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं। महिलाओं का जो वोट बैंक था वो कैसे स्विंग हो गया, कैसे शिफ्ट करवाया बीजेपी ने? उसके पीछे क्या रणनीति आपको लगती है बीजेपी की, पश्चिम बंगाल में खासतौर से? देखिए, पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। दो एक घटनाएं वहाँ इतनी हुई हैं कि मतलब अपन राष्ट्रीय स्तर पे उसकी गूंज सुनाई दी है, और बहुत ही विभत्स तरह के कांड हुए थे जिसमें सरकार पूरी तरह विफलता उसकी सामने आई थी। तब से महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा क्या है, भाजपा, जितने भाजपा शासित राज्य हैं, महिलाओं के लिए वो अलग से योजनाएं चलाते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने उस तरह की योजनाओं की घोषणा की हुई है। उसको देखते हुए भाजपा ने में पहली बार वहाँ महिलाओं ने जो ममता जी के साथ गिनी जाती थी, पहली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। वहाँ सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जिस तरह की वहाँ घटनाएं हो रही हैं वो यानी पश्चिम बंगाल की घटनाएं महिला ही नहीं, हालांकि हर वर्ग को परेशान किए हुए थी। भाई रोजगार है और आपका सुरक्षा, उद्योग, ये सारी चीज़ें वहाँ बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहे थे। ये सब चीज़ें इकट्ठा होके एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, मगर इस बार ममता जी का जादू चल नहीं पाया। ऐसे में और बीजेपी जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता बंसल हैं, अमित शाह, ये 2-3 यानी बंसल तो 4 साल से थे, अमित शाह 2 साल से लगातार यानी पश्चिम बंगाल को लेके दौरे करना और समीक्षा करना, तैयारियां करना। इस बार उसने जैसे उत्तर के राज्यों में चुनाव लड़ता, बूथ लेवल तक जाके, इस बार वो उसने रणनीति अपनी वहाँ तक काम करने में वो सफल हुआ है। कार्यकर्ताओं में जोश, आप देखेंगे कोई भी इस पूरे चुनाव के दौरान एक घटना ये सामने आई कि एक भी भाजपा का नेता, ये व्यक्ति नहीं तो चुनाव में सामान्यतः वोट टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर या और कारणों से पार्टी छोड़ते हैं, इस तरह की कोई भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण बड़ी घटना सामने नहीं आई। तो ये सब रणनीतिक सफलता भी बहुत बड़ी है भाजपा की। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं डिस्कस कर रहा था केडी शर्मा जी। शर्मा जी ज़रा ये जो फैक्टर है आप बताइए। बिहार में हमने देखा कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी कहाँ से आए थे सबको पता है, बीजेपी के तो थे नहीं वो। और उसके बाद हम रुक कर लेते हैं जी। असम का। असम में जब उम्मीद बीजेपी को लगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से तोड़कर लाया गया और वो सरकार बना ले जाते हैं, और उनकी अगुवाई में जब पार्टी चलती है तो जीतती है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय वहां पर थे, लगातार पिछले दफे भी बहुत मेहनत हुई थी, पर फिर शुभेंदु अधिकारी को, स्थानीय नेता को कमान दी गई। और हम देख रहे हैं कि ये वही नेता है जो विपक्ष से तोड़कर बीजेपी लाती है और उन्हीं को उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करती है और जीतती भी है। रणनीति को इस कदर सजाया गया है। आप देखिए तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप ही के लोगों से आप ही को हरवाया जा रहा है, और एक एक कर कई राज्यों में ये जो फॉर्मूला है अपनाया जा रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? आप ये देखिए, वो जो सर्वसमावेशी पार्टी होती जा रही है भाजपा, उसमें साथ साथ ये उसकी सफलता और योग्यता भी है कि जो दूसरे दलों से नेता लाए जाते हैं। आज दिन में ये विषय हम लोग भी आपस में पत्रकार साथी कुछ चर्चा कर रहे थे। आप देखिए कि असम तो खैर उदाहरण फिर से रेखांकित हुआ है। केंद्र में जो वित्त मंत्री हैं
निर्मला सीतारमण, वो भी कांग्रेस से आती हैं और यहाँ के इतने सफलतापूर्वक काम करती हैं कि जब कांग्रेस में इतना बड़ा नाम नहीं थी वो, जितना सफलता के साथ यहाँ उन्होंने काम करके दिखाया है। हेमंता बिश्वा शर्मा पहले भी कांग्रेस में रहते हुए इतने लोकप्रिय नेता नहीं थे जितना आज उनका राष्ट्रीय स्तर पे पहचान है। तो भाजपा को अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उसका पूरी तरह से उपयोग करना, ये सारी भी योग्यताएं भाजपा के पास हैं कि अधिकतम उपयोग किसी व्यक्ति का, ये उसके उदाहरण है बड़े बड़े। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों पर एक साथ काम किया है बीजेपी ने, बहुत सारे फैक्टर पर, और संगठन ने जो मेहनत की है जी उससे उस पर बात करेंगे। उषा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? उषा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? उषा जी तक मेरी आवाज पहुंचाइए भाई प्लीज। उषा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उषा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है कि मैं वापस आता हूं। केडी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, संगठन ने जो मेहनत की है वहां पर, अभी बहुत कम लोगों को पता होगा कि पिछले 3-4 साल से बूथ लेवल तक की मार्किंग करके रखी थी। पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, जो बीजेपी का कोर वर्क एरिया होता है नॉर्थ इंडिया में, वो वहां पर पश्चिम बंगाल में अप्लाई करके रखा हुआ था। ये बड़े बड़े नेता तो हमें आते जाते दिखते हैं, अमित शाह जी हो गए या बाकी लोग हो गए, पर संगठन के लेवल पर बहुत जबरदस्त काम चल रहा था। हाँ। उसका कितना श्रेय जाता है? देखिए, भाजपा की सफलता का श्रेय दरअसल संगठन को है जी। आप ये देखेंगे, नेता तो एक तात्कालिक रूप से आते हैं, एक थोड़ा सा प्रभाव दिखा के, भीड़ इकट्ठी करके एक माहौल बना देते हैं, मगर जो जमीनी कार्य है वो भाजपा के पास, उसकी ताकत ही ये है। आप देखिए, कांग्रेस में क्या है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो अपने वहाँ अपने एंजॉय करेंगे, सत्ता से चले गए तो अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। भाजपा ये नहीं है। आप देखेंगे हर चुनाव परिणाम के अगले दिन, पिछले कई सालों का इतिहास है कि जब भी कोई चुनाव परिणाम आते हैं उसके अगले दिन उससे अगले राज्य की या जो जीते राज्य हैं उसमें काम करने के संबंध में भाजपा में तत्काल निर्णय लिए जाते हैं। जैसे आज आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल आज जीते हैं, कल राजनाथ जी जाके वहां पे संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं के एक बड़े उसको। ठीक है, कल उनकी बैठक ली जाएगी जो जीत के आए हैं पार्टी के उन पदाधिकारियों की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उषा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उषा जी फिर से जुड़ गई हैं। काम करना और शिद्दत के साथ। उषा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उषा जी, लगता है जी, मैं सुन पा रही हूं। उषा जी, मैं जानना चाह रहा था, संगठन ने बहुत मेहनत की है पश्चिम बंगाल में, और वहां पर जिस तरह की स्थितियां थी वो बहुत अनुकूल नहीं थी संगठन के लोगों के लिए, और हमने तो देखा लहू भी बहाया है, जाने भी दी हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। उस बीच में उन संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहेंगे, और उनके लिए कितनी बड़ी आज जीत है ये? उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बूथ के वो सब अध्यक्ष, उनकी मेहनत, लगन, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति अथाह प्रेम ने आज ये स्वर्णिम दिन दिखाया है। उन सबको प्रणाम है, उन हुतात्माओं को प्रणाम है जिन्होंने क्रांतिकारियों के सपनों को साकार कर दिया। उषा जी, अभी ममता बनर्जी कुछ देर पहले आई और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती हराया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस मेरे साथ बदसलूकी कर रही हैं, भवानीपुर में जानबूझकर के वोटिंग धीरे की गई है ताकि मुझे हराने की कोशिश और साजिश कामयाब हो जाए। बहुत गंभीर आरोप वो लगा रही हैं और कह रही हैं 100 सीटें चुरा ली हैं चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर। क्या कहेंगे आप? एक निरर्थक सा बेबुनियाद बयान है ये। जब भी ये विपक्षी हारते हैं तो इसी प्रकार का प्रलाप करते हैं, जबकि आप देख रहे हैं लोकतंत्र में सभी व्यवस्थाएं कितनी पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। इस जीत के लिए कहा जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह की मेहनत तो है ही, लेकिन अगर इससे इतर मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे कार्यकर्ता या नेता हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि इन्होंने अथक मेहनत की है, जबरदस्त परिश्रम किया है, ऐसे 2-3 नेताओं के नाम मैं चाहूंगा। जी, मैं बूथ के उन सब कार्यकर्ताओं को ही श्रेय देना चाहूंगी कि नेता जो नीति बना के देते हैं, अक्षरशः उसका पालन करते हुए
उसे मतदान में परिवर्तित करना, ये बूथ के अध्यक्ष की ही संकल्प शक्ति है। बूथ पे जो हमारी टीमें हैं उन लोगों का एक कमाल है। इसके अलावा उषा जी, मुझे बताइए कि केरल में कांग्रेस जीती है और कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी है, क्योंकि 5 राज्यों में से केरल ऐसी जगह थी जहां वो नहीं थी, वो एक गेन कर गई। आप भी एक गेन कर गए, एक स्टेट वो भी गेन कर गए। उस पर आप क्या कहेंगे? केरल में कांग्रेस की जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? जी जी, मैं जो हमारी सीटें बढ़ी हैं उन मतदाताओं को प्रणाम करती हूँ, और इस बार बंगाल हमारे पास है, अगली बार हम केरल को भी हमारे पास लाके रहेंगे। उषा जी, अब मैं आता हूं आपके फेवरेट विषय पर, वो है सनातन के सम्मान से जुड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल में आपने सनातन के सम्मान और हिंदुत्व के सम्मान को मुद्दा बनाया और पुरजोर तरीके से उसी मुद्दे पर केंद्रित रहे, वहां पर जीत हासिल की। असम में भी हमने देखा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ताल ठोकी और वो जीत करके आते हैं। और केरल में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही थी एलडीएफ की सरकार, वहां पर किसी को बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा सनातन को की तुलना जो है वो कीटाणुओं से कर देना, अपशब्द उसके लिए कहना, कहा जा रहा है कि ये उन पर भारी पड़ा है वहां पर। तो ये क्या 3 राज्यों के चुनाव जो है वो ये सीधा संदेश दे रहे हैं कि देश में हिंदुत्व का अपमान अब नहीं सहा जाएगा? निश्चित रूप से स्पष्ट संकेत है कि सनातन हमारी वो जीवन पद्धति है कि विश्व में जो भी सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि से जीना चाहता है वो सनातन की दैनंदिन जीवन में उसे अंगीकार करे। ये पूरे देश ने इस बार परचम फहरा के दिखाया। सनातन विरोधियों के लिए ये जबरदस्त सबक है कि अब राष्ट्रद्रोही ताकतों को देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। उषा जी, लेकिन इस खुशी के बीच में रंग में भंग एक चीज कर रही है। वो विरोधी अब कह रहे हैं कि बस अब हो गया, जीत आपने जिता दी, अब कल परसों में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा और मोदी जी सबसे बदला ले लेंगे, झालमुड़ी खिला करके आपके घर से रसोई गैस और पेट्रोल गायब करवा देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, विरोधियों का काम ही प्रलाप करना है। ये सब विषय आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होते, घटते, बढ़ते हैं। और राष्ट्र है मोदी जी का, जो मैं कहती हूँ कि क्रांतिकारियों के समुच्चय हैं, वो युग पुरुष हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कहीं कोई संकट बचने वाला ही नहीं है। अब बीजेपी की 5 राज्यों के नतीजे देखने के बाद लाइन क्या और ज्यादा हार्ड होने जा रही है? और ज्यादा हिंदुत्व की मुखर परिभाषा बीजेपी की सत्ता और संस्कार और सरकार में जो है उससे ज्यादा मुखर होने जा रही है क्या? या अभी आपको लगता है मध्य प्रदेश में जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं काफी है, बहुत ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? देखिए, जो हमारे यहाँ नेता होते हैं हमारे वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर ही वो काम करते हैं, और ये वैचारिक अधिष्ठान की जो संकल्प से सिद्धि है, साधना की सिद्धि है, ये आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में सनातन का परचम फहरा रहा है। इस बीच हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मुन्ना अहमद खान जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं मुन्ना जी आपका, और सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहता हूं। केरल की जीत के लिए बधाई ले लीजिए और पूरे 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए पहले सर। नहीं, केरल की जीत के लिए सभी को बधाइयां। जिस तरीके से वहां पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत के साथ लड़ाई की और शीर्ष नेतृत्व का साथ मिला, उसके बाद केरल की जीत हुई, केरल के जनता की जीत हुई। जिस तरीके से वहाँ पे विकास की बात, मुद्दों की बात, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि सरकार बनते ही जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे, युवाओं के रोजगार की बात होगी, किसान के आय की बात होगी, व्यापारियों के व्यापार पे बात होगी, महिलाओं के सुरक्षा पे बात होगी। तो उनके बातों को, बाकी कार्यकर्ता के मेहनत को ध्यान में रखते हुए जो केरल की जनता ने जो भरोसा जताया है, इंशाअल्लाह 5 साल तक लगातार केरल के जनता के विकास के हित के कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया जाएगा। मुन्ना अहमद खान जी, असम से बहुत उम्मीदें थी कांग्रेस को, असम में क्या हो गया, क्या वजह रही, आप क्या कहेंगे? आप भी ईवीएम को, एसआईआर को दोषी मानते हैं पश्चिम बंगाल और असम की हार का?
नहीं, सवाल देखिए, असम की बात मैं आपको कहूं तो एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, दरबार भी तुम्हारा सरकार भी तुम्हारा। तो सारे जिस तरीके से तंत्र के साथ लड़ाई लड़ी गई वहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इंशाअल्लाह जनतंत्र के द्वारा हम दोबारा से वहां आने वाले चुनाव में जीत करके दिखाएंगे। कोई आज तंत्र से जीत रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊपर से दिशा निर्देश दिया गया कि कोई तंत्र से लड़ रहा है, लेकिन हम जनतंत्र से लड़ेंगे। थोड़ी मेहनत करने की और जरूरत है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। दोबारा से मेहनत के साथ हम चुनाव मैदान में आएंगे और आसाम, बंगाल और कई राज्य, जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती दिख रही है, इंशाअल्लाह उस राज्य को जीतने का काम करेंगे। अच्छा मुन्ना अहमद जी, मैं अभी आपके जुड़ने से पहले दर्शकों को यही बता रहा था कि सब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को बहुत बड़े उसमें देख रहे हैं, पर एक स्टेट कांग्रेस ने भी जीता है, उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है। पर ऐसे में जब कांग्रेस अभी बहुत संकट के दौर में थी, ये जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए केरल की जीत कितने मायने रखती है? नहीं, देखिए, हर एक चुनाव जो हम जीत रहे हैं वो एक मायने रखा जा रहा है, लेकिन दोनों चुनाव में अगर आप पारदर्शिता की बात करेंगे, आप तो बहुत महान एंकर हैं, आपको पता लगा होगा, पता लग भी रहा होगा, दोनों चुनाव में जो पारदर्शिता की बात है वो ईमानदारी और वो तंत्र के ऊपर अभी बहस हो रही है। अगर चुनाव केरल में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है तो पारदर्शिता, ईमानदारी और भरोसे और मुद्दों के बातों पे हमने कभी भी शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान इसकी राजनीति नहीं की है। विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा के अंदर हम युवाओं की बात करते हैं, किसान के आय की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। कभी भी विचारधाराओं से अलग होकर के किसी मुद्दे पे बहस नहीं करते। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुद्दे से हट करके आपको बात करता नहीं दिखेगा। इलेक्शन चाहे हारे या जीते, हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा है कि इलेक्शन हार और जीत लगी रहेगी, लोकतंत्र सर्वोपरि है, लेकिन हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, हम अपनी राजनीति नहीं बदलेंगे। ठीक है, मैं एक सवाल केडी शर्मा जी से ले लेता हूं, उनके उसके बाद उन्हें जाना है। केडी शर्मा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये नतीजे क्या रणनीति बदलने पर मजबूर करेंगे बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन क्या कांग्रेस जिस तरह से केरल में जीती है और जहां उसको उम्मीद थी, तो क्या आपको लगता है कि अब कांग्रेस रणनीति बदलेगी? क्योंकि राहुल गांधी इस बात में बहुत उनको मानना पड़ेगा कि वो एक ही लाइन पर चल रहे हैं शुरू से। कई बार उनके सलाहकार उनको कहते हैं कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए, थोड़ा सा चीजों को मैनेज कर लीजिए, वो कहते हैं ना, मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। आगे क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? देखिए, कांग्रेस की रणनीति जो भी है, मगर मुश्किल उसकी क्या है, संगठन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस संगठित होके या रणनीति बना के या सुनियोजित तरीके से, ये सब शब्द वहां से तिरोहित हो गए हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कांग्रेस संगठन के रूप में चुनाव लड़ती कहीं नहीं दिखाई देती। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब अचानक से सत्ता में आ गए तो अपन सत्ता का वो करो, भोग करो, बाकी चले गए तो ठीक है। आप देखिए मध्य प्रदेश में और राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं जब कांग्रेस सत्ता में आई है, बड़े बड़े दावे किए, मगर सत्ता में आने का कारण हर बार अपन ये मान के चलें कि साहब हमें जनता जिताएगी। तो जनता तब जिताती है जब आप कुछ करो। मगर हमारे भारत में लोकतंत्र की एक विशेषता ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी लहर है, वो भी विपक्ष को कई बार सत्ता में ले आती है। तो उसके लाभ कई बार कांग्रेस ज्यादा ले रही है। मुझे लगता है कि प्रयास के तौर पे आप ये देखिए कि आप अपन खुद देखते हैं कि भाजपा जो रणनीतिक रूप से इतना संगठित रूप से लगातार प्रयास करके, दौरे करके, आप देखिए तो ये बंगाल की विजय उसके कितने सालों की तपस्या और साधना है। ठीक है, ठीक है सर। कांग्रेस कहीं ऐसा आपको करती दिखाई देती है कि मैदानी स्तर पे प्रयास किए जा रहे हो, मेहनत की जा रही हो, वो इसमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, केडी शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मैं उषा जी आपके पास आता हूं। उषा जी, यहां पर मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि ये जो जीत है, इसके बाद अब आगे क्या? आप अगले हर बार की तरह एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी पूरी शुरू कर देंगे, या अभी आप थोड़ा विश्राम करके लॉन्ग टर्म में सोचेंगे? कहा जा रहा है कि राज्यसभा में बहुमत लाना ही आप इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी जो है वो टारगेट सेट हुई है, तो क्या उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आप लोग दिख रहे हैं?
सत्ता पाके कभी भी हम मदमस्त नहीं हुए। हम दूसरे दिन से ही, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, दूसरे दिन से ही सारा कार्यकर्ता हमारे संगठन के मुखिया वैचारिक अधिष्ठान की साधना में अहिर्निश लग जाते हैं। जी, और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं उषा जी, ये जो कांग्रेस ने केरल में जो जीत हासिल की है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपने पिछली दफा भी मैंने सवाल किया तो आपने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनकी जीत की बधाई दी। केरल की जीत की बधाई देंगे क्या कांग्रेस को? जी देखिए, वहाँ जो स्थितियाँ हैं वो दूसरे प्रकार की हैं। वहाँ धर्मांतरण हो, अराजकता हो, गुंडागर्दी हो, सब चरम पर है। जो बंगाल का हाल था वही केरल का है जी। जिस दिन मतदाता राष्ट्रवाद का महत्व समझ लेंगे, केरल भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। ठीक है, कि वो भी भगवान परशुराम की निर्मित भूमि है। ठीक है, मैं आ जाता हूं फिर से मुन्ना अहमद जी के पास। मुन्ना अहमद खान साहब, ये केरल का जो नतीजा है, देखिए केरल की बिल्कुल कहा जाता है ना, पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, लेकिन सनातन के जरिए बीजेपी जहां जहां आपको घेरती रही है वहां वहां उसे फायदा मिला है। पश्चिम बंगाल में मिला, असम में मिला। तो अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होने जा रही है? आप लोग क्या, ये जो टैगिंग आप पर बार बार कर दी जाती कि हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है कांग्रेस, इससे निकलने का कोई रास्ता आप लोग नई रणनीति बनाएंगे क्या? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा, नंबर पैच नहीं हो पा रहा मेरा। अच्छा, आपकी आवाज बहुत, मैं दोबारा से कोशिश करता हूं जी। मुन्ना अहमद जी, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुन्ना अहमद खान साहब, अभी आपको मेरी आवाज मिल रही है? उषा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। उषा जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि महिलाओं को लेकर के ममता बनर्जी ने फ्रीबीज का बहुत पहले से इस्तेमाल करना शुरू किया था। बहुत पैसा महिलाओं को मिलता था पश्चिम बंगाल में, और एक टाइम ऐसा भी अब आ गया कि वो सब चीजें एक तरफ हो गई और सरकार को, मतलब सरकार को हटाना कह लीजिए, असुरक्षा की भावना कह लीजिए, वो भारी पड़ गई। तो ये बीजेपी के लिए क्या एक संकेत नहीं है कि सिर्फ फ्रीबीज के दम पर चुनाव जीतने की सोचना गलत है, और अब आगे इस तरह की सियासत भी की जा सकती है जब आप लोगों को बेहतर कानूनी व्यवस्था, रोजगार के साधन और तमाम चीजें उपलब्ध करा दें? क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो फ्रीबीज की राजनीति कर रही है। देखिए, जब नैतिकता और राष्ट्रीयता नागरिकों में जागृत होती है तो वो सब कुछ भूलकर राष्ट्र हित के लिए मतदान करते हैं।